हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग में हमने चैप्टर शुरू किया लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। आज हम करेंगे लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होती क्या है। देखो, हमने जब लिक्विडेशन शुरू की थी तो हमने कहा था कि कंपनीज क्या करती हैं, लिक्विडेटर अपॉइंट करती हैं। ये जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है जो एसेट्स है ना कंपनी के, उनको सेल करना, उससे मनी कलेक्ट करना। ठीक है, और जो मनी कलेक्ट की गई है उनको क्लेमेंट्स जो अमाउंट क्लेम कर रहे हैं उनको पे करनी। इसके लिए फिर लिक्विडेटर करता क्या है? लिक्विडेटर एक कैश बुक तैयार करता है, कैश बुक की तरह बुक तैयार करता है जिसमें रिसीप्ट्स और पेमेंट्स की रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है जी। तो ये जो भी बुक तैयार की जाती है ना, कैश बुक, ये फिर कोर्ट में है ना, कोर्ट में जो है सबमिट करवाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तैयार करता है। ठीक है जी। कब तैयार करता है? जब कंपनी जो है फुली वाउंड अप हो जाती है। ठीक है, तो किस तरह से ये तैयार की जाती है? इसकी दो साइड्स हैं, एक डेबिट साइड, दूसरी क्रेडिट साइड। अब जो डेबिट साइड है उसमें हम क्या लेंगे? जितने भी एसेट सेल किए गए हैं ना, उनसे जितनी अमाउंट रियलाइज्ड हुई है वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। डेबिट साइड पे जहां से अमाउंट रिसीव हुई है वो हम लिखेंगे। ठीक है, अगर एसेट्स प्लेज किए गए हैं है ना, तो उस केस में जो उस प्लेज करने से अमाउंट रियलाइज हुई वो नहीं लिखनी, जो हमारे पास सरप्लस बचा ना वहां से वो लिखना है। कैसे? जैसे कोई एसेट है वो 1 लाख का, ठीक है, क्रेडिटर्स को दिया, क्रेडिटर्स 80,000 के। अब हमें एसेट सेल करने से 1 लाख रुपीस मिले, उसमें से 80,000 तो हमने क्रेडिटर्स को दे दिए। अब जो 20,000 का सरप्लस है ना, सिर्फ वही हम क्या करेंगे? डेबिट साइड नोट करेंगे। ठीक है, अगर किसी डिलिंक्वेंट डायरेक्टर से कोई अमाउंट मिली है या ऑफिसर से अमाउंट मिली है वो हम क्या करेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। अब अगर कंपनी के शेयर्स पार्टली पेड अप है ना, तो ये जो होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं उनको कॉल अप किया जाएगा। कॉल अप का मतलब है उनसे जो अनकॉल्ड कैपिटल है ना, जैसे कंपनी के 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, 10 रुपीज का शेयर है, अभी तक सिर्फ 8 रुपीज कॉल अप किए गए हैं। तो इन लोगों से हम क्या करेंगे? 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपीज पर है ना शेयर कॉल करेंगे। समझ के? तो विद दी अवेलेबल इन केस अमाउंट, अगर फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए है ना, तो इस केस में हम क्या करेंगे? पार्टली को तो कॉल कर लिया ना, फिर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी कॉल कर सकते हैं, बट उनसे भी हम अनकॉल्ड अमाउंट ही कॉल करेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूटरीज होते, हमने पहले किया था, जो कि कंपनी की वाइंडिंग अप के टाइम पे अमाउंट पे करते हैं। तो उन्होंने अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो वो भी हम डेबिट साइड लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि कहीं से भी अमाउंट रिसीव हो रही है तो वो लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की डेबिट साइड आएगी। अब क्रेडिट साइड फिर क्या आएगा? क्रेडिट साइड आएगा सबसे पहले जो हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को अमाउंट पे की है, और इसके अलावा ड्यूज टू द वर्कमैन अप टू देयर क्लेम। ठीक है, जितनी उनके पास सिक्योरिटीज है। तो कहने का मतलब है कि इसमें सिर्फ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ही आएंगे। जब हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को अमाउंट पे कर दी, देन हमारे पास आएंगे लीगल चार्जेस। पॉइंट क्लियर? सबसे पहले हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करना है, फिर हमने लीगल चार्जेस पे करने हैं, फिर हमने लिक्विडेटर का, जो लिक्विडेटर है वो अपना रेम्युनरेशन ले लेगा। ठीक है, इसके बाद लिक्विडेशन का खर्चा जितना भी होगा उसको हम क्रेडिट साइड डालेंगे। अब इनको डालने के बाद हमने डिबेंचर्स लेने हैं,
जो सीक्वेंस हम कर रहे हैं ना, इसी सीक्वेंस में पेमेंट होंगी। सबसे पहले सिक्योर्ड की तो रोक ही नहीं सकते ना हम लोग, क्योंकि उसके पास तो वो चीज गिरवी पड़ी हुई है। तो वो क्या करेगा, कोई भी सिक्योर्ड क्रेडिटर है, जैसे मेरे पास किसी कंपनी की 1 लाख की सिक्योरिटी पड़ी है, मैंने 80,000 लेने हैं, तो मैं वो छोड़ूंगी नहीं, पहले मैं वो 1 लाख की सिक्योरिटी सेल करके अपने 80,000 रखूंगी, फिर वो 20,000 उनको वापस करूंगी। ठीक है, तो सिक्योर्ड को तो सबसे पहले पेमेंट हो ही जानी है। देन लीगल चार्जेस होंगे, फिर लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन होगा, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस होंगे, और उसके बाद हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे। क्रेडिटर्स को पे करने के बाद क्रेडिटर्स का ज्यादातर फ्लोटिंग चार्ज होता है एसेट्स पे। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, ये जो हम क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं इसमें डिबेंचर्स आ रहे हैं, और जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, ये पॉइंट हमने पहले भी किया था अगर आपको याद हो तो, कि अगर तो कंपनी सॉल्वेंट है, ठीक है, कंपनी पे कर सकती है, तो हमने जो इंटरेस्ट लेना है वो पूरी लिक्विडेशन तक का लेना है। ठीक है, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट है तो हम लोग सिर्फ कमेंसमेंट, जब इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग शुरू हुई थी तब का लेने। मान लो प्रोसीडिंग शुरू हुई है 1 मई को और फिनिश हुई है 30 जून को, अगर तो मतलब कि ये मई और जून 2 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है, अगर तो कंपनी सॉल्वेंट है तो 30 जून तक का लेंगे, अगर इंसॉल्वेंट है तो 1 मई तक का लेंगे। यही पॉइंट है। ठीक है जी, उसके बाद जो वर्कमैन ड्यूज है, कहने का मतलब ये प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है जी, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स ये आगे जो 529A के अंडर आते हैं, ये आगे प्रीफरेंशियल क्रेडिटर। अब हमेशा ऐसे ही होता है ना, प्रीफरेंशियल्स को पे करने के बाद अगर अमाउंट बचती है तो वो अनसिक्योर्ड के पास जाएगी। अनसिक्योर्ड को पे करने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, देन इक्विटी शेयर होल्डर्स। पॉइंट क्लियर है? तो वहां तक की हमने अमाउंट पे करनी जहां तक हमारे पास फंड्स अवेलेबल है। हाँ जी, लिक्विडेटर स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमने खुद कैलकुलेट करना है वो है लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन। लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो हमें दिया होगा क्वेश्चन में, कमीशन ऑन एसेट गिवन एज सिक्योरिटी टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हमने कितनी अमाउंट दी है। ठीक है जी, तो अगर तो कमीशन तो ऑब्वियस है कि जितना सरप्लस बचेगा, ठीक, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करने के बाद उस पे कमीशन ली जाएगी। बट अगर वो सारे के सारे एसेट्स लिक्विडेटर ने सेल किए तो फिर हम टोटल प्रोसीड्स पे कमीशन देंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस पे लिक्विडेटर की कमीशन नहीं बनती। क्यों? क्योंकि कैश एंड बैंक बैलेंस में उसने कुछ नहीं किया। बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है देन हम कैश और बैंक बैलेंस पे भी उसकी कमीशन लेंगे। देन जो मेन कमीशन बनती है वो है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे कमीशन किस तरह से कैलकुलेट करनी है, हमने देखना है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितनी अमाउंट पे करनी है, तो उसकी जितने % कमीशन दी है कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें नया क्या है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। नया किस में है, उस टाइम पे नयापन आता है जब हमारे पास अनसिक्योर्ड को देने के लिए पूरे पैसे नहीं है। पूरे पैसे नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, जितनी % कमीशन है, अगर 3% कमीशन है तो 3/103 कर दिया, 5% है तो 5/105 कर दिया, 6% है तो 6/106। ये चीज हम कब करते हैं, जब हमने आफ्टर चार्जिंग कमीशन लेनी होती है, तो फिर हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज अगर पूरे पैसे हैं अनसिक्योर्ड को देने के लिए तो सिंपल 3% है तो 3/100, 5% है तो 5/100, 6% है तो 6/100। तो इस तरह से हमने, तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि हमारे पास अनसिक्योर्ड को देने के लिए कितने पैसे हैं, पूरे हैं या नहीं है। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन है, लिक्विडेटर ने रेम्युनरेशन लेना है 2% ऑन दी एसेट रियलाइज्ड। कोई बात नहीं, जितने एसेट्स रियलाइज्ड हुए उसका 2% लेंगे। 3% टू दी प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स, 3% हम प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स का लेंगे। देन 3% टू दी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब अनसिक्योर्ड का हम देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास अनसिक्योर्ड को देने के लिए पूरे पैसे हैं या नहीं है। हाँ जी, हमें क्वेश्चन में कहा गया है 2% ऑन एसेट रियलाइज्ड,
ठीक है। और क्वेश्चन में हमें एसेट्स कितने दिए हुए हैं, दैट इज 45 लाख रियलाइज्ड वैल्यू का 2% इक्वल टू 90,000। 3% किसका, प्रीफेंशियल क्रेडिटर्स का। प्रीफेंशियल हमें कितने दिए, दैट इज 1,25,000 का 3% कितना हो गया, 3750। 3% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब अनसिक्योर्ड के लिए हमारे पास अमाउंट है या नहीं है। देखो क्वेश्चन में हमें कैश दिया हुआ है, अगर कैश अवेलेबल दिया है जो हमें एसेट से मिला है 45 लाख, ठीक है। इसमें से 50,000 हमें लिक्विडेशन का एक्सपेंस दे दिया, 50,000, ठीक है जी। देन हमें दे दिया क्या, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड कितने हैं, तो सिक्योर्ड को तो इससे भी पहले पेमेंट होगी 15 लाख के। देन है हमारे पास प्रीफेंशियल क्रेडिटर्स 1,25,000, ठीक है जी। इसके बाद 90,000 हम माइनस करेंगे, ये जो हम ऑलरेडी इसको पे कर रहे हैं, ठीक है, वो 90,000 भी माइनस होगा। तो 90,000 आ गया इसकी कमीशन लिक्विडेटर की, ठीक है जी। और 3750 इसकी कमीशन। ये सारा कुछ माइनस करने के बाद हमारे पास बचती है 23,31,250। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है हमारे 15 लाख के। इट मीन्स देयर इज अ सफिशिएंट अमाउंट टू पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अगर सफिशिएंट अमाउंट है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 15 लाख का 3% हम लोग लेंगे तो वो आ गया 45,000 और टोटल आ गया 1,38,750। क्लियर है। तो इस तरह से हमने रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना। अब हम कर रहे हैं अनसॉल्व क्वेश्चन। तो एलटी लिमिटेड क्या हुआ, लिक्विडेशन होगी। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमें दिए 40,000, उनके पास सिक्योरिटी है 50,000 की। प्रीफेंशियल क्रेडिटर्स आगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आगे, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आगे। लिक्विडेटर इज entitled to remuneration 3% on the amount realized including securities in hand, ठीक है जी। तो लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन है टोटल पे लेना है इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज। 1.5% टू दी अनसिक्योर्ड। अगर कुछ नहीं लिखा तो 1.5% अनसिक्योर्ड पे भी आएगा और प्रीफेंशियल पे भी आएगा। वेरियस एसेट्स एक्सक्लूडिंग द सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी कितने की है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 50,000 की रिलाइज हुई। 50,000 की सिक्योरिटी रिलाइज हुई और दूसरे एसेट्स कितने के आए, 52,000। हाँ जी, सबसे पहले हम लोग लेंगे कि जो हमें सिक्योरिटीज रिलाइज हुई है, ठीक है। रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कितने की रिलाइज हुई, 50,000। अदर एसेट्स हमें कितने के रिलाइज हुए, 52,000, ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, जो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उनको पेमेंट करनी है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे सरप्लस आप ले सकते हो, मतलब 40 इधर लिया 50 इधर लिया, यहाँ सिर्फ 10,000 इधर ले सकते हो। बट क्योंकि हमने कमीशन इन पे कैलकुलेट करनी थी इसलिए हमने फुल अमाउंट लिया है, ठीक है। फुल अमाउंट आप ले सकते हो। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 500, ठीक है जी। इसके बाद हमने लेना होता है लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। पॉइंट क्लियर। तो 3% किस पे लेंगे, ऑन एसेट्स रियलाइज्ड। वहां पे लिखा था कि टोटल पे लेना है, तो इट इज 3060। 1.5% हमने लेना है प्रीफेंशियल क्रेडिटर्स पे। तो प्रीफेंशियल क्रेडिटर्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं 1200, ठीक है। तो ये आ गया सिर्फ 18। फिर हमने 1.5% लेना है अनसिक्योर्ड पे। अनसिक्योर्ड के लिए कितनी अमाउंट बची है वो अभी हमें नहीं पता तो हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके बाद हमने प्रीफेंशियल्स को पेमेंट करनी होती है। प्रीफेंशियल क्रेडिटर्स हमारे दिए हुए हैं 1200।
अब इसके बाद हमने पे करना है किसको, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। अभी हमारे पास टोटल है 1,02,000, ठीक है। इसमें से हम लोग ये सब माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद क्या अमाउंट आई है, हाँ जी, ये जो अमाउंट आई है दैट इज 57,222। इट मीन्स कि हमें चाहिए था अनसिक्योर्ड को पे करने के लिए 61,000, ठीक है। हमें 61,000 चाहिए था, बट हमारे पास जो अमाउंट आई है वो कम आई है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1.5 है ना, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1.5। तो इस तरह से हम इसकी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो ये आ गया 846, ठीक है। तो 3924 टोटल रेम्यूनरेशन आ गया। अब जो अमाउंट बची है हमारे पास अनसिक्योर्ड के लिए, कैसे पता चलेगा, इन दोनों को प्लस करके इसमें से ये सब माइनस करोगे तो ये अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। तो अगर तो सफिशिएंट अमाउंट है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया तो सीधा आपने 1.5% लेना है। नहीं सफिशिएंट है तो फिर हम क्या करेंगे, अपॉन 100 प्लस, जैसे मैंने आपको बताया था 3% है तो 3/103, 5% है तो 5/105। हाँ जी, नेक्स्ट भी अनसोल्ड क्वेश्चन कर रही हूँ। इसमें हमें दिया हुआ है वे जो रेम्यूनरेशन है 3% अमाउंट रिलाइज, 2% अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, 1000 प्रेफरेंस शेयर्स दिए फुली पेड, 20,000 इक्विटी फुली पेड, 4,000 इक्विटी पार्टली पेड। पार्टली कितना पेड है, 80%। 10 रुपए का 80% क्या हो गया, 8 रुपीज। इट मीन्स की 2 रुपी पर शेयर अभी पे नहीं किए गए। एसेट रिलाइज 3,08,000 एक्सक्लूडिंग बाय सिक्योरिटी, उसको नहीं इंक्लूड किया। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो हैं वो 46,000 के है, उनके पास सिक्योरिटी 54,000 के है। तो अभी इसने जो अमाउंट रिलाइज्ड पे लिया ना 3%, सो दैट्स वाई यहाँ पे हम सरप्लस लेंगे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इतने हैं, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, डिबेंचर्स 1 लाख दिए हैं, डिबेंचर्स का फ्लोटिंग चार्ज है, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन दिए हुए हैं, कॉल ₹2 पर शेयर वाज मेड, ठीक है। कितने शेयर्स है, 4,000। बट वो कहता कि एक पर्सन जिसके पास 400 शेयर्स थे, ही डिडंट पे द फाइनल कॉल। हाँ जी, जैसे हमने क्वेश्चन रीड किया वैसे ही क्वेश्चन करेंगे। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है जी। तो सबसे पहले डेबिट साइड हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है कि कितनी अमाउंट रिलाइज्ड हुई, ठीक है, फ्रॉम द एसेट्स। एसेट से हमें अमाउंट जो रिलाइज्ड हुई है दैट इज 3,08,000। फिर वो जो सरप्लस आया है कहाँ से, सिक्योर्ड क्रेडिटर से, वो मैंने आपको बताया था कितना आया, 8,000। फिर हमने कॉल की थी, ठीक है ना। कॉल कितने शेयर्स पे की थी, 4,000 पे। पर एक पर्सन जिसके पास 400 शेयर्स हैं उसने अमाउंट पे नहीं की तो हम वो अमाउंट रिलाइज्ड में नहीं डालेंगे, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे इस साइड की। तो इस साइड सबसे पहले आएगा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, कितने दिए, 3,000। देन आ गया लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, कितना दिए, 3%। किसका, अमाउंट रिलाइज्ड 3,16,000 का, ठीक है जी, दैट इज 9,480। हाँ जी, 2% किसका, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स का, अमाउंट कितनी आ गई, 160। 2% किसका, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास उनके लिए अमाउंट है या नहीं है। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स हमें दिए 8,000, ठीक है जी। डिबेंचर होल्डर्स हमें दिए 1 लाख रुपीस के, ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी अमाउंट बची है किसके लिए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए। तो ये आ गया 3,23,200। इसमें से हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास जो अमाउंट आई है 2,02,660 आई है, ठीक है। और जो हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं वो हैं 2,83,698, ठीक है, 98। तो इट मीन्स कि अमाउंट सफिशिएंट नहीं है,
सफिशिएंट नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे 2/102। ठीक है जी। तो ये आ गया 3972, टोटल आ गया 13,612। तो लास्ट में हमारे पास जितना भी बैलेंस आएगा वो क्या होगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का होगा, क्योंकि इनको पे करने के लिए भी हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। तो आगे प्रेफरेंस और उनको तो हम पे कर ही नहीं सकते इक्विटी को। ठीक है जी। ये 560 है, 660 नहीं। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस करेंगे, हमने साथ साथ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के आने के काफी चांसेस होते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमेशा खुश रहें। थैंक यू।